Hello, my dear student. Welcome to my channel Vishal Study Room. My name is विशाल श्रीवास्तव. आई एम असिस्टेंट टीचर. आज हम लोग यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे. हमने 16 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया था पहले सेक्शन का. अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज 30 क्वेश्चन पूरा देख लेंगे. आई होप आपको आपने वो सेशन देखा होगा और डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको मज़ा आया होगा. चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. यूपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर ये 2011 का है. मैं सारे पेपर डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग 2011 से हुई 2011 से, तो वहाँ से मैं सारे पेपर एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा और सारे सब्जेक्ट का करूंगा. चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता चलूँगा, आप देखते चलिएगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल. अब कौन सी चीज़ टीचिंग स्किल से रिलेटेड है? टीचिंग स्किल का मतलब जो आप पढ़ाते हैं उससे कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है, उससे कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है. तो बहुत ध्यान से देखिए, श्यामपट पर लिखना. हाँ बिल्कुल रिलेटेड है. अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो श्यामपट पर लिखेंगे. प्रश्नों को हल करना, सही है भैया, प्रश्नों को हल करेंगे तभी तो बच्चा समझेगा. प्रश्न पूछना मतलब आप हल करने के बाद अगर बच्चों को जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे उसमें अपना रिव्यू देंगे या बताएंगे उनको समझ आया कि नहीं आया, या उस तरीके के प्रश्न को वो सॉल्व कर लेंगे. तो आई होप इसमें से सारा हो जाएगा जो कि शिक्षण कुशलता से संबंधित है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो ये सारे आंसर आपके सही होंगे. अच्छा, आप श्यामपट पर लिखना. अब जब आप साफ साफ लिखेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ आएगा. अब प्रश्नों को जब आप हल समझाएंगे और हल करेंगे तभी बच्चा प्रश्न पूछेगा. तो ये सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी. अगर कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन कर रहा है क्लास में तो आप क्या करेंगे? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करेंगे आप उनके साथ? आप बताइए. ऑप्शन इसमें ये दिया, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए. भैया वो कक्षा में ही प्रश्न पूछेगा तो बाद में मिलने से क्या मतलब है? उसका सलूशन तुरंत किया जाए क्लास में, नहीं तो क्लास को डिस्टर्ब करता रहेगा. दूसरा, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए, कुछ हद तक सही हो सकता है. लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है. स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी हद तक सही हो सकता है. लेकिन बच्चा है तो उसे भी स्वतंत्र रूप से छोड़ नहीं सकते हैं. और एक चीज़ और, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा शिक्षक की ना सुनकर बच्चों की सुनेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑलरेडी कन्फ्यूजन बच्चों को होता ही रहता है. तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को उकसाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, जिससे क्या हो, उनकी सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाएं, या जितने भी डाउट उनके प्रश्न से लेकर वो सारे क्लियर हो जाएं. आई होप आपको समझ आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये बहुत ईजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन जो सिस्टम था उसको प्रपोज किसने किया था? किन्होंने उसको, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने, मॉन्टेसरी ने. ये तो आप बहुत ईजी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा. ये डायरेक्टली है, इसमें कोई बताना समझाना है नहीं. फ्रोवेल ने किया था. किसने किया था? फ्रोवेल ने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20. अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल. अगर कोई गार्जियन या कोई माता पिता, कोई अभिभावक आपसे कभी स्कूल में मिलने नहीं आता बच्चों को लेकर, तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? आप उस पर क्या करेंगे? बच्चों की उपेक्षा करेंगे क्या? बच्चों को इग्नोर कर देंगे क्या आप? अरे कैसे कर देंगे भैया, ये तो गलत होगा. अभिभावक को लिखेंगे, मतलब कुछ लिखकर अभिभावक को भेजेंगे कि आप मिलने आइए, ऐसा करेंगे क्या? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? हाँ ये सही हो सकता है. बच्चों को दंड देना तो बिल्कुल गलत है, दंड देना ही पूरा गलत ही है. तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. क्योंकि बच्चों को इग्नोर आप कर नहीं सकते. अभिभावक को लेटर लिखेंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क आएगा नहीं. और दूसरी चीज़, अभिभावक पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ का. लेकिन अब जब आप उनसे मिलने स्वयं जाएंगे तो उससे अभिभावक से आपकी बातचीत हो पाएगी, अभिभावक बच्चे के बारे में बता पाएगा और आप भी अभिभावक से प्रश्न कर पाएंगे. आई होप आपको ये समझ आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर. 21 आपका है, एक अति सक्रिय बालक को आप कैसे सही दिशा में लाएंगे? मतलब एक इतना
हाइपोक्रेटिव चाइल्ड है, मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अगर आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता रहेगा या मारता रहेगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता रहेगा, पैर से पैर पर मार देगा, ऐसी चीज़ें। एक अति सक्रिय बालक बिल्कुल होते हैं क्लास में, मैंने भी अपनी क्लास में देखा है, जो शांत नहीं रह सकते। अगर आप उनको किसी काम में बचा देंगे तो डेफिनेटली वो शांत रहेंगे, नहीं तो किसी ना किसी बच्चे को परेशान करते रहेंगे। जैसे इसमें ऑप्शन ये दिया है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। भैया ये तो उतने हद तक सही नहीं है। कब तक आप आगे बैठा कर उस पर कड़ी नज़र रख पाएंगे? आपको पढ़ाना तो आपको सारे बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। उसे कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। उसे हम अलग फील नहीं करवा सकते हैं। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, ये सही हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। जनरली ऐसे बच्चों को हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी देते हैं, मतलब ये कि श्यामपट्ट साफ करो, चाक ले आओ, या जो ऐसी चीज़ होता है जिसमें वो थोड़ा सा उसकी जो मतलब एनर्जी है उसको हम सही जगह यूज करेंगे, नहीं तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं गलत जगह यूज होगी और जिससे बच्चों को ही नुकसान होगा। तो ऐसे बच्चों की एनर्जी हमें सही जगह पर यूज करनी होती है। अगर वो उसकी एनर्जी सही जगह नहीं लगेगा तो पक्का कुछ ना कुछ इधर उधर करता रहेगा, जिससे क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका 22, नेक्स्ट आपका है 22। चिल्ड्रंस एटीट्यूड टुवर्ड पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आर जनरली बेस्ड अपॉन, जो पृथक पृथक समाजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप इसमें थोड़ा सा आई होप कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ एक साथ। देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो अलग अलग समूह होते हैं, जैसे हमारे घर के आसपास बहुत सारी फैमिली होती है, उनके प्रति बच्चों को क्या अभिवृत्ति होती है। पहली चीज़ उनके अभिभावकों के चित्रवृत्ति पर, दूसरा ऑप्शन है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों मतलब भाई बहनों के अभिवृत्ति पर। तो आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई फैमिली रहने आती है आपके घर के बगल, अगर उनका कोई बच्चा है तो आप डायरेक्टली उस बच्चों से मिलने नहीं जाएंगे। आपके माता पिता जब तक नहीं कहेंगे कि हाँ जाइए उन बच्चों के साथ खेलिए, मतलब आपके माता पिता जब आपको कहेंगे कि बेटा जाइए वो लड़का है खेलिए उसके साथ, तब आपकी अभिवृत्ति या आपकी जो चित्तवृत्ति होगी वो अभिभावकों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। वो भी बच्चों के स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों की नहीं। अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वहीं छोटे बच्चे होंगे तो उनको पहली बार कहीं जाने के लिए अभिभावक जब उनके कहते हैं तभी वो जाते हैं। वहीं एक चीज़ और बता दूं, कल को अगर वो जो पड़ोसी है उनसे झगड़ा हो जाए तो वही अभिभावक मना भी कर देते हैं कि भैया उनके बच्चों के साथ ना खेलो। तो इसका मतलब जो अलग अलग समाजातीय समूह होते हैं उन पर जो बच्चों की अभिवृत्ति होती है वो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर ही निर्भर होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि के बालक को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे उनको लेकर? यू हैव बीन टोल्ड टू अकोमोडेट 2 मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन योर क्लास, यू विल, आप क्या करोगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर दोगे? भैया तो बिल्कुल गलत है, मतलब ये आप देखते ही गलत कर देंगे। आप किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो या कितना भी तेज हो। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित हो में बैठाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। अगर किसी क्लास का पर्टिकुलर बच्चा है तो आपको उसी क्लास में उसको बैठाना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, यही सही हो सकता है, यही सही है। इनमें से कोई नहीं, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप जनरली क्या करेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे जिससे वो बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए। आप उसे इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, आप उसे इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अ टीचर हैज़ टू बी रिसोर्सफुल, इट मीन्स, अगर कोई टीचर साधन संपन्न है तो इसका मतलब क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ईजी। देखिए सबसे पहले उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि शिक्षण कार्य में देने की जरूरत पड़े। भैया कोई इतना डोनेशन नहीं करता है, कोई भी शिक्षक जिसके पास संपदा होगी वो पढ़ाने ही नहीं आएगा। उनका अधिकारियों से उच्च स्तर पर संपर्क होना चाहिए। भैया तब तो फिर बिल्कुल वो फ्री हो जाएगा, उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं रहेगा, ये भी गलत है। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, दिस इज करेक्ट ऑप्शन।
विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि, ये भी कुछ हद तक सही है लेकिन ज़रूरी नहीं है। मेनली इसमें ऑप्शन क्या सही होगा कि आपके पास वो पूरे रिसोर्स हो या समस्याओं को आप आसानी से हल कर पाएँ या उस तरीके से बता पाएँ कि बच्चा उसको समझ जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन, किस तरह से जो ये संवेगात्मक अफेक्ट होता है ये इफेक्टिव होता है बच्चों में। तो आपको बता दूं, पहला व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनालिटी फॉर्मेशन में। पर्सनालिटी तो ख़राब कर देता है यार। संवेगात्मक समायोजन का मतलब क्या है, आपको कहीं गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल कीजिए, नहीं वहाँ क्या होगा, आपका व्यक्तित्व खराब हो जाएगा। तीसरा कक्षा शिक्षण में, भैया कक्षा शिक्षण देखिए हाँ कैसे प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, डेफिनेटली व्यक्तित्व निर्माण में प्रभावी होगा। मतलब संवेगात्मक समायोजन से आपका व्यक्तित्व निर्माण हो भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है, मतलब ये आपका सही होगा। कक्षा शिक्षण में बिल्कुल हो सकता है, कक्षा शिक्षण में भी आप बच्चे सीखते हैं कि कहाँ हमें कब कैसे प्रश्न पूछना, कैसे कब कैसे करना है। अनुशासन में भी, अनुशासन में उन्हें कैसे बैठना, कैसे चलना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और डी ऑप्शन इनमें से सभी, तो जो बच्चों का संवेगात्मक समायोजन होता है वो सभी में होता है। किस में होता है, सभी में होता है। किस में होता है, सभी में होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बच्चों का जो संवेगात्मक समायोजन होता है प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में भी होगा, कक्षा शिक्षण में भी होगा, अनुशासन में होगा। अगर बच्चों के अंदर इमोशनल एडजस्टमेंट नहीं है कि कब हमें गुस्सा करना चाहिए, कब हमें खुश रहना चाहिए, कब हमें दुखी होना चाहिए, तो उसके हर जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हर जगह उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 आपका जो है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। भैया ये तो बहुत हद तक सही नहीं है, बहुत तरीके से होते हैं बट कह नहीं सकते। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना चाहिए। ये भी बच्चे हैं तो इतना हम अच्छा नहीं मान सकते कि उनका हर बात सही होगा, लेकिन हम उनके बातों की कद्र जरूर करेंगे। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि होती है, बिल्कुल ये भी कुछ हद तक सही है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ये सबसे बेस्ट विकल्प है, इसलिए आपको ऑप्शन डी चूज करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन, डी। क्यों, बचपन वृद्धि और परिवर्तन, मतलब इसमें वृद्धि भी होती है और बच्चों में टाइम टू टाइम परिवर्तन भी होता रहता है, यही सबसे अच्छी एज मानी जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर लेते हैं। इन प्रिपेयरिंग अ 5th grade क्लास टू टेक अ स्टैंडर्डाइज रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइस टू, मतलब एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, क्या दिया जाता है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। चलिए कुछ हद तक सही हो सकता है। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ये ऐसा नहीं है आप क्या पहले जो परीक्षा हुई उसको सिर्फ उत्तर, पहले जो परीक्षा हुई उसमें जो प्रश्न आए वही सिर्फ रटवा देंगे क्या, ऐसा तो बात है नहीं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट कर जाए लेकिन सारा तो रिपीट करेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन ही रिपीट करेंगे। तो पूर्ववर्ती परीक्षा से हम प्रश्नों को चिन्हित करके उसे उत्तर देने की अनुमति नहीं दे सकते। तीसरा है आपका निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। निम्न कोटि के पाठकों, यार कोई बच्चा ऐसा थोड़ी ना होता जो पहले से ही कम अच्छा हो, कम स्टैंडर्डाइज हो, तो आपका ये सी नंबर भी गलत होगा। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों के लिए अभ्यास करना, ये सबसे अच्छा उत्तर आपका। कि जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, हमें पता चल जाता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और फिर हम मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। मॉडल पेपर में उसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी होता है, उसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए बच्चों को भी हमें क्या करना चाहिए, मॉडल पेपर जैसा सॉल्व करवाना चाहिए, जिससे बच्चों को पता चल जाए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका सबसे बेस्ट विकल्प होगा 27 का डी, 27 का डी।
अ चाइल्ड फ्रॉम अ डिसऑर्गेनाइज्ड होम विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विथ। अगर कोई बच्चा असंगठित घर से आता है तो सबसे ज़्यादा कठिनाई क्या होगी, मतलब उसका घर असंगठित है, मतलब आए दिन झगड़ा हुआ करता है, विवाद हुआ करता है पास पड़ोसियों से, मम्मी पापा से। तो अगर असंगठित घर है तो उसमें कठिनाई का अनुभव क्या होगा। पहला, सुनिर्मित पाठकों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। अब ये आपको एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। वेल स्ट्रक्चर लेसन में, सुनिर्मित पाठों में मतलब पहले से आप कोई पाठ तैयार किए हैं तो उसमें उसे दिक्कत होगी, आई होप नहीं। स्वतंत्र अध्ययन में हो सकती है। नियोजित मतलब आप उसको समझाएंगे इंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो हो सकती है नहीं। वर्कबुक में ये भी कुछ हद तक सही होगा, बी और डी। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर बी सबसे सही होगा। क्यों? अगर बच्चा स्वतंत्र अध्ययन करेगा, असंगठित घर का है जो बच्चा, जिसके घर में आए दिन विवाद होता रहता है, तो वो क्या करेगा, जब स्वतंत्र अध्ययन करेगा तो अपने साथ वाले बच्चों के साथ वैसे ही बोलेगा, वैसे ही व्यवहार करेगा जो उसके घर में होता आया है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कठिनाई असंगठित घर से आने वाले बच्चों को ये होती है कि जब वो स्वतंत्र अध्ययन करते हैं, मतलब जब वो खुद से पढ़ते हैं, तब उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। क्यों? क्योंकि वो जो घर पर होता है वही चीज़ बोलेंगे, वही चीज़ दोहराएंगे, और वही चीज़ जैसे ही घर पर वाद विवाद होता है तो वैसे ही और बच्चों से वो वाद विवाद करेंगे। तो आई होप आपका समझ आया होगा, आंसर बी होगा। 29 देख लेते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, भैया चलो बहुत अच्छा है, तुम बुद्धिमान हो, हम संतुष्ट हैं, तो बिल्कुल गलत होगा। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, अरे भैया नहीं देंगे तो ये तो गलत है। अगर कोई बहुत बुद्धिमान तो उसे अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, ये सही हो सकता है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, ये ज़रूरत नहीं है। जब वो अपना नंबर लाएगा या एग्ज़ाम देगा तो उनके अभिभावकों को ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, मतलब जिस तरीके से और ज़्यादा बुद्धिमान हो सके उस तरीके से हम उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो 29 का आंसर सी हो जाएगा। 29 का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का डिस्कस कर लेते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति नहीं है, तो आप मतलब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब उनका मूड ही नहीं है पढ़ाई करने का, तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन करने के लिए बाध्य करेंगे, तब तो बिल्कुल वो नहीं पढ़ेंगे। अगर उन्हें फोर्स देकर पढ़ाएंगे तो उनका मन लगेगा नहीं। और उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी भी किसी बच्चों को आप क्लास छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, ये भी गलत है यार। वार्निंग आप थोड़ी ना देंगे कि आप पढ़ो नहीं तो फिर ऐसा कर दूंगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, यही सही होगा। मतलब हम उनमें सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट पैदा करेंगे। क्या करेंगे? इंटरेस्ट पैदा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रुचि पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे? रुचि, जिससे बच्चे क्या हो, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। उसके बारे में कोई ऐसी कहानी बता दें, उसके बारे में कोई पूर्व ज्ञान से जुड़ी क्वेश्चन पूछ लें, तो जिससे क्या होगा, बच्चे थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में रुचि बनाएंगे और फिर आपका क्लास बेहतर चलेगा। तो आई होप आज आपकी जो आज क्लास थी वो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी क्लास देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विशाल श्री रूम को, और कमेंट कीजिए इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।